Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We're going to start with Chapter 9 DPSP Directive Principles of State Policy from Lakshmikant 7th edition. तो DPSP हम देखने वाले हैं कि एक्चुअली क्या होता है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है. सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए. आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 ये भी आपको पता होना चाहिए. इसे बोरो किया गया है फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ 1937, जिसे इन टर्न बोरो किया गया था फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. आपको क्या क्या पता होना चाहिए. पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है 36 से लेके 51. आर्टिकल आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था. ठीक है. बी आर अंबेडकर जी ने डीपीएसपी को नॉवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला. ठीक है. ऐसा बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों मिलाकर फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्ले करते हैं, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्ले करते हैं. ठीक है. ग्रैनवेल ऑस्टिन जो थे उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों को मिलाकर कॉन्शियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा. अब ये सब कहा, बट इसके पहले इसको कहने का क्या रीजन था वो अब हम देखने की कोशिश करते हैं. फीचर्स ऑफ डीपीएसपी देखेंगे. फिर से हम रिवाइज करेंगे. पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से 51 है. राइट. आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. राइट. चलो फीचर्स देखते हैं. फीचर्स क्या है. ये जो वर्ड है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या डिनोट करता है. ये डिनोट करता है आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड while formulating policies and enacting laws. ऐसे आइडियल्स जो स्टेट को मद्देनजर रखने चाहिए while making laws and policies and enacting them. ठीक है. तो एक तरीके से ये क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन या रिकमेंडेशन. ठीक है. किसके लिए. स्टेट के लिए. ठीक है. टू द स्टेट इन व्हाट, इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स. राइट. क्या है ये एक्चुअली में, ये आइडियल्स हैं जो रेकमेंड किए गए हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट व्हाइल मेकिंग लॉज एंड एग्जीक्यूटिंग देम एंड इनैक्टिंग देम. राइट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 36, जो टर्म स्टेट है पार्ट 4 में, हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग सेम है एज टर्म स्टेट इन पार्ट 3. तो हम पार्ट 3 में स्टेट का मतलब पढ़ चुके हैं, वही मतलब कंटिन्यू होने वाला है पार्ट 4 में. पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में. राइट. कहां पे पढ़ा था, कौन सा आर्टिकल था, क्या मतलब था स्टेट का, वो आप दोबारा देख सकते हो वीडियो में. वही मतलब कंटिन्यू होगा पार्ट 4 में भी. ठीक है. मतलब क्या है कि स्टेट जो है इट इंक्लूड्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट, also local authorities and other public authorities of the country. Right. अगर आप ध्यान से देखें और अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा जो डीपीएसपी है ये रिजेंबल करता है विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसका पार्ट था, जीओआई एक्ट ऑफ 1935 का पार्ट था. तो डीपीएसपी जो है एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिजेंबल करता है जो जीओआई एक्ट ऑफ 1935 का पार्ट था. ठीक है. इतना क्लियर है.
बी आर अम्बेडकर ने क्या बोला? उन्होंने बोला द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच वर इशूड टू द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर जीओआई एक्ट ऑफ 1935। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो गवर्नर जनरल और गवर्नर को इंस्ट्रक्शंस थे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर जीओआई एक्ट। सिमिलरली जो डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है टू द स्टेट वाइल फॉर्मुलेटिंग एंड एनैक्टिंग लॉज, जो आइडियल्स आपको ध्यान देने हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। ओनली डिफरेंस यहां पे देखने की कोशिश करते हैं। ओनली डिफरेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड DPSP, the only difference is that they are instructions to the legislature and executive. Right? ठीक है, इतना क्लियर है? अब और देखते हैं DPSP में क्या है। DPSP constitutes a very comprehensive economic, social, political, तीनों टाइप के प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, जिसका एम क्या है? एम है हाइड आइडल्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये एम है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये सब आपने कहां पढ़ा? ये सब कहां मेंशन्ड है? प्रीएम्बल में। ठीक है, ये सब चीजें जो है ये एम्बॉडी करती है द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, जो वेलफेयर के लिए बना है लोगों के। ठीक है, नॉट पुलिस स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट है। राइट? पुलिस स्टेट कब एग्जिस्ट कर रही थी? कॉलोनियल एरा में। ठीक है, इन ब्रीफ अगर आप बोले तो जो वेलफेयर स्टेट है वो क्या करने की कोशिश करती है? वो कोशिश करती है टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करती है वेलफेयर स्टेट। इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। एम क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। ठीक है, डीपीएसपी क्या जस्टिसाइबल है? नो, डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसाइबल। नॉन जस्टिसाइबल का मतलब क्या है? कि ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो इनके वायलेशन पे डीपीएसपी अगर वायलेट होता है तो क्या होगा? गवर्नमेंट को कंपेल नहीं किया जा सकता टू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, बट आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फंडामेंटल हैं इन गवर्नेंस एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ठीक है, राइट? ये नॉन जस्टिसाइबल है। अगर कोई स्टेट है जो इसको फॉलो नहीं कर रही है, राइट, तो उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता थ्रू कोर्ट। लेकिन आर्टिकल 37 ये कहता है कि ये ड्यूटी है ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। ठीक है, डीपीएसपी हमने अभी पढ़ा कि ये जस्टिसाइबल नहीं है। ठीक है, नॉन जस्टिसाइबल है। राइट? तो इसका यूज क्या है? ये क्या हेल्प करती है कोर्ट को? इट हेल्प्स कोर्ट in examining and determining what? Constitutional validity of a law. ठीक है, क्या करता है ये? helps the court in examining the constitutional validity of a law. मतलब क्या है? कोर्ट जब इनको पढ़ती है तो डिसाइड कर पाती है कि कोई लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं। राइट?
इतना क्लियर है? द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड मेनी अ टाइम्स दैट इन डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी लॉ, if a court finds that the law in question seeks to give effect to DPSP, it may consider such law to be reasonable in relation to Article 14 or 19 and thus save such law from unconstitutionality. मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार बोला है कि अगर कोई डीपीएसपी है, अगर कोई लॉ है जो डीपीएसपी पे बना है, ठीक है, अगर कोई लॉ है जो डीपीएसपी को इफेक्ट देता है, गिव्स इफेक्ट टू डीपीएसपी, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को रीजनेबल मानेगी ओवर इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड 19 और उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी से बचा लेगी, ठीक है। तो अगर कोई लॉ है जो इफेक्ट दे रहा है डीपीएसपी को, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रीजनेबल मान लेगी ओवर आर्टिकल 14 एंड इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड 19। इसके बारे में हम डिटेल में अब आगे देखेंगे, तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ये थे फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं, उसका मैं आपको जिस्ट दे देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन जो डीपीएसपी का है वो 3 बेसिस पे हुआ है। फर्स्ट है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, सेकंड है गांधीयन, थर्ड है लिबरल या इंटेलेक्चुअल। इतना क्लियर है? 3 वेज में ये ब्रॉड आपको डिविजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है सोशलिस्टिक, सेकंड है गांधीयन, थर्ड है लिबरल और इंटेलेक्चुअल। ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल